हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, तो मैं हूं आपका बुंदेला सर। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 3 के हैं उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको कुछ प्रश्न बैंक के क्वेश्चन बताए थे और उसमें आगे कोलरॉस लॉ वगैरह नहीं बताया, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको कोलरॉस लॉ और अगर टाइम मिलता तो फैराडेज लॉ एक्सप्लेन करने वाला हूं। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, और ध्यान रखिए, तैयारी करिए, जोर शोर से बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि अब पेपर तो 100% होंगे, ये तो आपको पता ही चल गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोलरॉस नियम ये है क्या चीज। कोई भी नियम क्यों दिया जाता है, उसके पीछे प्रत्येक का अपना अपना एक रीजन होता है, तो उसके एप्लीकेशंस होते हैं, उससे अपन पता चलता है कि ये नियम क्यों दिया गया है। तो कोलरॉस का जो नियम दिया गया उसके पीछे रीजन है। एक तो हम क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंतता और मूलर चालकता की गणना कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है सब, ये विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो तो, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका अपघटन अर्थात आयनन हो जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, इसका मतलब होता है इनका पूर्ण आयनन हो जाता है, यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका पूर्ण आयनन हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जिनका आंशिक आयनन होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब आंशिक का मतलब होता है कम, ये थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा कितना होगा, इस बात का पता लगाने के लिए कोलरॉस ने लॉ दिया, नियम दिया। एक और बात, दूसरा जो अनुप्रयोग है इसका, विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। कोई भी विद्युत अपघट्य है उसके लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए भी ये नियम दिया गया, पता लगा लेते हैं भाई, एप्लीकेशन में फायदा हो गया इससे। दूसरी बात, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसकी मात्रा कितना वियोजित हुआ, वो कितना टूटा, कितना आयनित हुआ, इसका पता लगाना। और नेक्स्ट बात है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। ये मैंने आपको 4 जो बताए, ये चारों के चारों एप्लीकेशन है, किसके अनुप्रयोग है, ये कोलरॉस नियम के। अभी तक सिर्फ इतना बताया। अब बात आती है, ठीक है सर आपने एप्लीकेशन बताया, पर ये नियम है क्या। सिंपल भाषा में आपको समझना है, टेंशन कतई नहीं लेना है, आपको एक बार में याद होगा। बस अंतर किस चीज का है कि आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप याद रखना चाहें, हम यहां पर बोलेंगे अनंत तनुता पर मूलर चालकता का मान, ऐसे अनंत तनुता पर मूलर चालकता का मान उस विलयन में उपस्थित धनायनों, ठीक है, या आप कोई भी धनायन ले सकते हैं अगर आप उन चाहें तो। जैसे मान लो यहां पर ले रहे हैं अपन एक्स धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनीय चालकताओं के योग के बराबर होता है। हो गया साहब नियम। ये वाली बात याद रखो बस। ये लैम्डा एम जो होता है, ये क्या है, मोलर चालकता, और इसको क्या बोलते हैं, अनंत। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये धनायन की चालकता है, धनायन की मोलर चालकता, ऋणायन की मोलर चालकता। अब बात कैसे बोलेंगे, इस नियम को सुनना अच्छी तरीके से। कोलरॉस नियम, यानी इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर
मोलर चालकता का मान उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनीय चालकताओं के योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देना कोलरॉस नियम को। ये नियम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनीय चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये हो गया भाई। अब इसमें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दो कि कौन सी चीज क्या है। जहां मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करें, जहां लैम्डा एम इनफाइनाइट ये क्या चीज होती है ना। अगर आपसे पूछे तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान है भाई ये। अगर आपसे पूछे ये क्या चीज है साहब, तो अनंत तनुता पर धनायन की चालकता है ना। अगर आपसे पूछे ये क्या चीज है साहब, अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। एक्स धनायन क्या चीज होती है, एक्स धनायन का मतलब होता है विद्युत अपवर्तक की प्रति फॉर्मूला में धनायन की संख्या है ना, प्रति फॉर्मूला इकाई में धनायन की संख्या। यहाँ पर पाई ऋणायन क्या है, विद्युत अपवर्तक की प्रति फॉर्मूला इकाई में ऋणायन की संख्या। ये अपन को क्लियर पता चल गया कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछना चाहे भाई ऋणायन क्या है, तो विद्युत अपघट्य की प्रति फॉर्मूला इकाई में ऋणायन की संख्या। और अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बोल सकते हो विद्युत अपघट्य की प्रति फॉर्मूला इकाई में धनायन की संख्या। लैम्डा एम अनंत क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये क्या है, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता। ये क्या है, अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। तो कहने का मतलब आपको पता चल गया ना कि कोलरॉस नियम क्या है। ये नियम आपको पता चल चुका है, केवल और केवल नियम। अगर हम बात करें तो आप पता लगा चुके हैं कि कोलरॉस नियम क्या है। तो बोल लेते हैं इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनीय चालकताओं के योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात। अब भाई इसका एक अनुप्रयोग तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक अनुप्रयोग क्या, पहला अनुप्रयोग कम से कम एक अनुप्रयोग तो याद रखें। हम पहले ही अनुप्रयोग की बात करें, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। ये अनुप्रयोग आप याद रखेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं। और मैं बढ़िया देसी एग्जांपल दूंगा, जो हमारे क्षेत्रीय एग्जांपल है उसी को दूंगा, जिससे आपकी समझ में आएगा। देखिए, मैंने कहा कि आपके पास एक काम कीजिए कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, और उस दुर्बल विद्युत अपघट्य का आप एक काम कीजिए कि भाई मोलर चालकता की गणना कीजिए उसकी। ठीक है, क्या करना है आपको, उसकी मोलर चालकता की गणना करना है। मैंने कहा एक लड़का है जिसको तैरना नहीं आता है, तैरना, और उसके 3 दोस्त जो हैं उनको तैरना आता है। अब भाई कैला देवी की पद यात्रा जा रहे हैं पैदल पैदल, स्टीमर डला नहीं है। अब उनको पार करनी चंबल। 3 तैरना जानते, 1 तैरना नहीं जानता है। मान लो तो 3 जो थे वो स्ट्रांग है और एक के साथ दुर्बल यानी वीक है उसमें। तो क्या वो 3 उस दुर्बल को पार करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अब इस एग्जाम्पल को यहां पर समझिए कि मैं 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेता हूं और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो अनंत तंता पर मोलर चालकता की गणना 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास 3 प्रबल विद्युत अपघट्य हैं और एक दुर्बल है तो हम निकाल सकते हैं, मतलब मिलते जुलते। कैसी? जैसे एक उदाहरण है, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि भाई जो मैं बात बोल रहा हूँ उस बात को समझना। पहले बात यह दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तंता पर मोलर चालकता की गणना या ज्ञात करना कैसे करते हैं। देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम अनंत का मान निर्धारण चालकता सेल से नहीं किया जाता है। जो चालकता सेल है उससे नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अत्यधिक तंता पर भी इनका पूर्ण आयनन नहीं होता है। यानी कितना भी तनु कर लो उसके बावजूद ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। कौन? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो करें क्या फिर? तरीका दूसरा देखिए, कोलरॉस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम अनंत का निर्धारण किया जा सकता है। कैसे? एक दुर्बल विद्युत अपघट्य उदाहरण के तौर पे एसिटिक अम्ल ले लो। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH होता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है, ठीक है। अब एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। और हम क्या करते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से एसिटिक अम्ल यानी द्रवल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तंता पर मोलर चालकता की गणना करना चाहते हैं। कैसी? देखिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात, चलिए जनाब, आपके पास एक प्रबल विद्युत अपघट्य, आपके पास 3 प्रबल विद्युत अपघट्य है। हमने एक लिया लैम्डा एम अनंत HCl और एक और लिया हमने लैम्डा एम अनंत NaCl और एक और लिया लैम्डा एम अनंत CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट। ये हमारे पास 3 प्रबल विद्युत अपघट्य हैं और अगर अपन इनका आयनन करते हैं तो आप जानते हैं लैम्डा एम अनंत H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम अनंत Cl नेगेटिव। और अगर अपन इनकी बात करें लैम्डा एम अनंत Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम अनंत Cl नेगेटिव। अगर इसकी बात करें तो लैम्डा एम अनंत Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम अनंत CH3COO नेगेटिव। इसको 21वां फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें, लेकिन हम चाहते क्या है? हम तो चाहते हैं कि साहब हमको लैम्डा एम अनंत CH3COOH चाहिए, ये चाहिए भाई हमको। तो ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे मिलेगा हमको? अगर हम इसका आयनन करना चाहें तो क्या होगा? लैम्डा एम अनंत H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम अनंत CH3COO नेगेटिव। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज। तो ये वाली चीज कहां से मिलेगी? कौन कौन सी इक्वेशन से मिलेगी? सोच लो। आपको लैम्डा एम H पॉजिटिव कहां दिख रहा है? आपको कौन सी इक्वेशन में दिख रहा है? फर्स्ट वाली में सर, ये रहा। ये वाला आपको कौन सी में दिख रहा है? सर ये थर्ड वाली में दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव वाला, यानी योग। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर अपन जोड़ दें तो ये वाली चीज तो आ जाएगी आराम से। लेकिन समस्या क्या होगी कि फर्स्ट इक्वेशन में ये भी चीज जुड़ेगी सर और ये भी चीज जुड़ेगी। तो मैंने कहा ये वाली चीज और ये वाली चीज गौर से देखो, ये दूसरी वाली में है तो यहाँ है। तो आप एक काम करो, दूसरी वाली को घटा दो। यानी सीधी सी बात ये हुई आपके सामने कि समीकरण 1 व 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर, इतना नहीं, समीकरण 1 व 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर। करो इस काम को। अब क्या है? सिंपल सा तरीका। समीकरण 1 में क्या भैया? लैम्डा एम अनंत HCl प्लस जोड़ना है तीसरा लैम्डा एम अनंत
CH3COONE माइनस लैम्डा m अनंत, और इधर रहेगा साहब आपका दूसरा वाला समीकरण NaCl। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर दो और क्या है, खत्म किया। हमको ये चाहिए, ठीक है नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये वाली चीज चाहिए हमको इससे, तो हम क्या करते हैं, देखिए इनकी वैल्यू रखो, लैम्डा m अनंत H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m अनंत Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा m अनंत आयनाइज कर दो, इनकी वैल्यू क्या है एक तरीके से Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m अनंत CH3COO नेगेटिव माइनस लैम्डा m अनंत Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा m अनंत Cl नेगेटिव। अब प्लस माइनस की जो है उनको काट भाई, यहाँ पर प्लस का ये है, माइनस की ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा वो केवल इतना था, लैम्डा m अनंत H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m अनंत, और इधर बचा हमारे पास CH3COO नेगेटिव। अब गौर से देखो, यही वाली चीज आ गई आपके पास, तो इस वाली चीज को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m अनंत CH3COO H। तो इस तरीके से आप एक द्रवल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनता पर मूलर चालकता की गणना कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका एक पहला अनुप्रयोग हो गया। इसी तरीके से 4 है, लेकिन आप उनको एक ही पढ़ लें, काफी। तो इस तरीके से कोलरॉस नियम की वो जो बात थी वो आप समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सुनना। कोलरॉस नियम क्या है, किसे कहते हैं, तो मैंने बताया आपको कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर मूलर चालकता का मान उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनता पर आयनी चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई इसके जो अनुप्रयोग की बात करें, तो द्रवल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनता पर मूलर चालकता ज्ञात करना। अब द्रवल विद्युत अपघट्य कौन है, एसिटिक एसिड। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो। तो ये वाली चीज कैसे कैलकुलेट होगी, हमने 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लिए और इन तीनों की सहायता से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर, देखो हमने इन तीनों ही लिए 1 2 3 और तीनों से निकाल करके हमने किसके लिए निकाल दिया, एसिटिक एसिड के लिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोलरॉस नियम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इसमें और क्या चाहिए आपके लिए, ठीक है ना। अगर फैराडे नियम है तो मैं फैराडे नियम एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल सी बात है, फैराडे नियम देख सकते हैं आप। चलिए फैराडे के नियम बताया तो हमें फैराडे के 2 नियम है, फैराडे के 2 नियम, प्रथम नियम द्वितीय। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो इसके 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो प्रथम नियम की बात अगर अपन करें, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटनीय क्रियाओं में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, जो विद्युत अपघटनीय क्रिया है उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा एकत्रित होती है वो विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है।
इस वाली बात को कैसे यहां पर सिद्ध कर सकते? देखिए, हमारे पास कोई विद्युत अपवर्तनी सेल है। इस विद्युत अपवर्तनी सेल में हमने क्या किया कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इस दोनों इलेक्ट्रोड की बात करें तो हमारे पास यहां पर दो इलेक्ट्रोड तो लगे हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जिस तरह से इसको जोड़ेंगे वो से, और इसमें एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया, विद्युत अपघट्य विलयन। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसका आयनन होगा, यानी टूट जाएगा ये आयनों में। अब मान लो कि ये धनायन है यानी एनोड है, तो इसकी चारों तरफ कौन इकट्ठा हो जाएगा? ऋणावेशित इकट्ठा हो जाएगा। ये ऋणावेशित तो इसकी चारों तरफ कौन इकट्ठा हो जाएगा? धनावेशित इकट्ठा हो जाएगा, ये धनायन इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ था, मान लो ये यहाँ पर हमने जो विलयन लिया था वो नमक का विलयन था, NaCl विलयन था। तो यहाँ पर कौन इकट्ठा हुआ? Na धनायन। यहाँ पर कौन इकट्ठा हुआ? Cl ऋणायन। तो है तो पदार्थ। तो वही तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, यानी फैराडे के विद्युत अपवर्तन संबंधी प्रथम नियम के अनुसार, किसी विद्युत अपवर्तनी सेल में या विद्युत अपवर्तनी क्रियाओं में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं अपन W। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा यानी W, एकत्रित पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित, अब विलयन में हम क्या प्रवाहित करें? विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा, ध्यान रखना, विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा की मात्रा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में समानुपाती, W समानुपाती Q। अब भाई Q क्या है? अगर अपन Q के बारे में बात करें, Q जो होता है वो विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है कि जो विद्युत धारा है वो कितने समय में प्रवाहित किया गया? एकांक समय। तो Q इक्वल टू IT। तो मैं यहाँ Q की जगह क्या लिख सकता हूं? W समानुपाती IT। I जो होती है वो विद्युत धारा यानी एम्पियर में, T समय सेकंड में। अब मैं यहां से अगर समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो क्या आ जाएगा? ZIT। Z क्या चीज है? Z एक नियतांक है, Z एक नियतांक है, या नियतांक बोलो या स्थिरांक बोलो। इसे बोलते क्या है? इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत और रासायनिक तुल्यांक। ये Z है साहब। तो ये तो हो गया प्रथम नियम। देख लो आप, अगर हम यहां से Z की परिभाषा निकालना चाहें, Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगर आपसे किसी ने पूछा बता विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे विद्युत रासायनिक क्या है, तुल्यांक क्या है। यहां पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात करें, किसी विद्युत अपवर्त्य विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। यानी हमने I का मान 1 रख लिया, 1 एम्पीयर, और T का मतलब 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Z। सिंपल सी बात। तो ये तो बात थी प्रथम नियम की, फैराडे के प्रथम नियम की। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं, फैराडे के जो द्वितीय नियम है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो सेल होते हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा समान समय में प्रवाहित करते हैं। ध्यान रखिएगा, फैराडे का जो द्वितीय नियम है, 2 या 2 से अधिक विद्युत अपवर्त्य विलयनों के को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक की भार के समानुपाती होती है। यानी मान लो आपने क्या किया कि आपके पास 2 या 2 से अधिक सेल थे, ये मान लो आपके पास 2 या 2 से अधिक सेल थे, 3 लेते,
प्रत्येक में अपन ने क्या लेगी, इलेक्ट्रोड लेगी। सभी इलेक्ट्रोड को आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने। सभी को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, मान लो सभी आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है वो कि समान एम्पियर की धारा समान समय में, यानी मान लो आपने 5 एम्पियर की धारा यहां पर और 5 एम्पियर की यहां पर और 5 एम्पियर की यहां पर, समान समय, मान लो आपने 10 मिनट ले लो या सेकंड जो भी है, 10 मिनट तक आपने यहां पर ली, 10 मिनट यहां पर और 10 मिनट यहां पर। तो क्या कह रहा है वो सुनना, द्वितीय नियम यानी इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान एम्पियर की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार की समानुपाती होती है। ये वाली बात बोल रहा है, यानी अगर मैं कहूं कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा एकत्रित हो रही है वो W है और उसका जो तुल्यांकी भार है वो E है, तो W समानुपाती E। अब अगर मैं इस सेल के लिए बात करूं तो मैंने कह दिया भाई इसका जो तुल्य भार है वो W1 बोल दिया, इसका जो भार है वो W2 बोल दिया, इसके लिए मैंने W3 बोल दिया। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इसमें अगर अपन बात करें W बराबर स्थिरांक गुणा E, अगर मैं बात करूं W बटे E बराबर स्थिरांक, यानी ये सीधी सी बात है कि W अपॉन E की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। यानी अगर हम इसकी वैल्यू इस तरीके से निकालें W1 बटे E1 बराबर W2 अपॉन E2 बराबर W3 अपॉन E3 निकाल सकते हैं, सब एक कांस्टेंट है। अगर मान लो हम केवल इतने की बात करें तो इसके लिए क्या वैल्यू बनेगी बताओ, इसके लिए बन जाएगी W1 अपॉन W2 इजिकल टू E1 बटे E2। ये हो गया साहब फैराडे का द्वितीय नियम। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने आज आपको कोलरोस नियम और फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों एक्सप्लेन किए हैं। आप अच्छी तरीके से एक दूसरे को देखना और समझना इसको। एक बार द्वितीय नियम को आप 2 या 2 से अधिक विद्युत अपवर्तकों की विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान एम्पियर की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, यानी W समानुपाती। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपके 3 नियम मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।